Good morning to one and all. I'm Prem Kaur Patle. My dear students, today I'm here with the fifth part of Framing the Constitution. This is the last session of this chapter. In today's session, I'm going to explain about a plea for Hindi. हिंदी की हिमायती के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. एंड आफ्टर दैट द फियर ऑफ डोमिनेशन, जो लैंग्वेज को लेकर के जो वर्चस्व का भय था वो किस तरह से वहाँ व्याप्त था वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय एक्सप्लेनेशन विद द पेज नंबर 426, दैट इज़ अ प्ली फॉर हिंदी. प्यारे बच्चों, जो संविधान सभा की शुरुआत सत्र जो हुई थी उसमें एक संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य थे. ओके, R.V. धुलेकर. R.V. Dhulekar, a congressman from United Provinces, made an aggressive plea that Hindi be used as the language of constitution making. बच्चों, R.V. धुलेकर जी ने इस बात पर पुरजोर शब्दों में आवाज़ उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए. जब किसी ने कहा कि सभा में सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते, तो धुलेकर ने, जो R.V. धुलेकर थे, उन्होंने पलटकर कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं वे इस सभा के सदस्यता के पात्र नहीं हैं और उन्हें ये छोड़कर चले जाना चाहिए. जब इस तरह की टिप्पणी को देखा गया, तो सुना गया, तो सभा में बड़ा भारी हंगामा खड़ा हो गया. धुलेकर हिंदी में अपना भाषण देते रहे. ठीक, जब वो हिंदी में अपना भाषण देते रहे तो कई सारे लोगों ने सदन छोड़ करके जाने की कोशिश भी की. तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हस्तक्षेप के चलते सदन में शांति बहाल हो पाई, लेकिन भाषा का सवाल अगले 3 साल तक बार बार कार्यवाहियों में बाधा डालता रहा और सदस्यों को इसके लिए काफ़ी उत्तेजित करता रहा. माय डियर स्टूडेंट्स, द धुले रिटोर्टेड, people who are present in the house to a fashion constitution for India and don't know Hindustani are not worthy to be the member of this assembly. उनका मानना था कि भाई, आप अगर हिंदुस्तान के लिए संविधान का निर्माण कर रहे हैं और आप नहीं जानते हैं इस भाषा को, तो आपको ये सदस्यता, आप इस सदस्यता के पात्र नहीं है, सभा की सदस्यता के पात्र आप नहीं हैं. तो इस तरह की जब बात कही गई तो देखा ये गया कि सदस्यों में भारी हंगामा हो गया था. फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयासों के कारण ही फिर पुनः जो है उस सभा में शांति बहाल हो पाई थी. ये जो सभा में जो भाषा को लेकर के जो बातें थी ये लगभग 3 साल तक इस पर टिप्पणी होती रही. ऑलमोस्ट 3 years later, on 12 September 1947, Dhulekar's speech on the language of the nation once again sparked off a huge storm. 3 साल बाद जो डेट लिखी गई है 12 सितंबर 1947, राष्ट्र की भाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया. And by now, the language committee of the Constituent Assembly had produced its report and had thought of the compromise formula to resolve the deadlock between those who advocated Hindi as the national language and those who opposed it. बच्चों, संविधान सभा की एक भाषा समिति थी, उसने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच जो गतिरोध था उसको तोड़ने के लिए एक नया फार्मूला विकसित किया. ठीक है, अब वो कैसा था? इट हैड डिसाइडेड but not yet formally declared that Hindi in the Devanagari script would be the official language, but the transition of Hindi to Hindi would be gradual. Okay, बच्चों, समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच, मैंने जैसा आपको बताया, कि एक फार्मूला बनाया. समिति ने क्या सुझाव दिया? समिति ने सुझाव दिया कि जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी. ठीक है, हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट द ट्रांजिशन टू हिंदी वुड बी ग्रेजुअल. ठीक है, अब परंतु इस फार्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था. ठीक है, और समिति का मानना क्या था
कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, ग्रेजुअली हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर 15 ईयर्स, फॉर फर्स्ट 15 ईयर्स इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस। अगले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। ईच प्रोविंस was to be allowed to choose one of the regional language for the official work within the province। बच्चों, पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होगा, इंग्लिश का, और प्रत्येक प्रांत को अपने काम करने के लिए कोई एक रीजनल लैंग्वेज को चुनने का भी अधिकार होगा। इस तरह की बातें कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई। बाय रेफरिंग टू हिंदी एज द ऑफिशियल rather than the national language, the language committee of the Constituent Assembly hoped to placid ruffled emotions and arrive at a solution that would be acceptable to all। जहां प्रांतों को अपनी क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार दिया गया, संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर जो विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सभी की स्वीकृति समाधान पेश करने का प्रयास किया था। धुलेकर वॉज नॉट वन हु लाइक्ड सच एन एटीट्यूड ऑफ रिकॉन्साइलेशन। धुलेकर बीच बचाव की ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले तो नहीं थे कि वो तो चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, लेकिन भाषा समिति ने उसे राजभाषा का दर्जा दे दिया था। तो धुलेकर जी ऐसी बीच की बात को लेकर के, बीच बचाव की बातों को लेकर के राजी होने वाले नहीं थे। वे चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, और उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जिन्हें लगता था कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है। ठीक, वे हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए काफ़ी प्रयासरत रहे। उन्होंने सदन में अपनी आवाज़ बड़ी बुलंद तरीके से प्रस्तुत की थी। धुलेकर ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। बेटा, he attacked those who protested that Hindi was being forced on the nation and mocked at those who said in the name of Mahatma Gandhi that Hindustani rather than Hindi ought to be the national language। उन्होंने क्या कहा उसको भी हमें समझना चाहिए। Sir, nobody can be more happy than myself that Hindi has become the official language of country। उन्होंने कहा कि महोदय, इस बात पर मेरे से ज़्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं, वो धुलेकर जी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदी तो एक रियायत दी गई है, हिंदी को यह एक रियायत दी गई है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है। आई से नो, इट्स कंजम्पशन ऑफ हिस्टोरिक प्रोसेस। ये कहते हैं कि ये ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में परिणित हो गई है। एंड विच व्हाट पर्टिकुलरली perturbed many members was a tone in which धुलेकर was arguing his case। बहुत सारे सदस्यों को धुलेकर की बात करने के अंदाज में काफ़ी परेशानी हो रही थी। हो सकता है कि वो अपनी बातों को इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हों जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती रही हो। उनके भाषण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष ने कई बार उन्हें टोक कर कहा कि इस तरह बात करके मेरे विचार में आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। शायद उनके कहने का अंदाज कुछ अलग रहा होगा, इसलिए संविधान सभा के अध्यक्ष ने भी उन्हें कई बार टोका था, लेकिन धुलेकर ने अपने ही अंदाज में बातें जो थी वो उसको जारी रखा था। तो आपने देखा कि आर.वी. धुलेकर जो सेंट्रल प्रोविंसेस के कांग्रेस मेंबर थे, उन्होंने अपनी बातें बड़ी पुरजोर तरीके से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अच्छे तरीके से रखी थी, और जिसका विरोध अन्य सदस्यों के द्वारा किया गया था। यह लगभग 3 सालों तक राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए बात चलती रही। हालांकि भाषा समिति के माध्यम से यह डिसाइड किया गया कि पहले 15 सालों में अंग्रेजी को सरकारी कामों में इस्तेमाल किया जाएगा, और प्रांत को अपने काम के लिए किसी भी रीजनल लैंग्वेज को चुनने का अधिकार होगा, और हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में एक पहचान दिया गया था। Now my dear students, I am going to explain about the fear of domination। जो भाषा के वर्चस्व का भय लोगों के मन मस्तिष्क में था, उसको आप समझिएगा। A day after धुलेकर spoke,
Srimati G. Durgabai from Madras explained her worries about the way the discussion was developing. धुलेकर जी के बोलने के बाद मद्रास की जो सदस्य थी श्रीमती जी दुर्गाबाई, उन्होंने इस चर्चा पर अपनी बड़ी चिंता व्यक्त करते हुए क्या कहा? मिस्टर प्रेसिडेंट, अध्यक्ष महोदय, the question of national language for India, which was an almost agreed proposition until recently, has suddenly become a highly controversial issue. महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है। चाहे यह सही हो या गलत, गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि यह झगड़ा या हिंदी भाषी इलाकों का यह रवैया असल में इस राष्ट्र की जो साझा संस्कृति है, जिसमें अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं, पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। उन्हें ये कल्चरल या सांस्कृतिक तौर पर ये भाषा का जो थोपा जाना वो उन्हें महसूस होने लगा। बच्चों, दुर्गाबाई, जो श्रीमती जी दुर्गाबाई थी, उन्होंने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा है। विरोधियों का यह मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि दक्षिण में हिंदी का बहुत विरोध किया जाता है, ठीक है, और हिंदी के लिए जो ये प्रचार प्रसार हो रहा है वो रीजनल लैंग्वेजेस को जड़ से खोदने का प्रयास किया जा रहा है, उसे हटाने का काम किया जा रहा है। इसके बावजूद जो बहुत सारे अन्य सदस्य थे, उनके साथ उन्होंने महात्मा गांधी जी के आह्वान का पालन किया, उन्होंने भी, और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा, विरोध का सामना किया, हिंदी के स्कूल खोले, कक्षाएं चलाई। ये सब बातें हैं जो जी दुर्गाबाई अपने सदन में बातें बतला रही है कि किस तरह से हिंदी का प्रचार किया जा रहा है और यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस सब का नतीजा क्या निकलता है? दुर्गाबाई जी ने पूछा सदन में कि सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देखकर सकते में आ गई हूँ कि भाई ठीक है, हमने हिंदी को अपना लिया, लेकिन आप जिस तरह से स्कूल खोल रहे हैं, कक्षाएं चला रहे हैं, हिंदी का प्रचार कर रहे हैं, है ना, तो इसकी आक्रामकता को देख करके मैं आश्चर्य में हूँ, डर में हूँ। दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, महात्मा गांधी जी ने भी जैसा सजेस्ट किया था, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा था। उर्दू और अन्य जो क्षेत्रीय भाषाओं के जो शब्दों को उससे निकाला जा रहा था, ऐसा दुर्गाबाई ने सदन में बतलाया। और उनका मानना था कि हिंदुस्तानी की समावेशी और साझा स्वरूप को कमज़ोर करने वाले किसी भी कदम से विभिन्न भाषाई समूहों के बीच बेचैनी और भय पैदा होना निश्चित है। उन्हें लगा कि अगर हिंदी को फैला दिया जाएगा, हिंदी का वर्चस्व फैलाने की कोशिश की जाएगी, तो जो हिंदुस्तानी के जो समावेशी है, मतलब उसमें कई ऐसे शब्दावलियाँ हैं जो हिंदुस्तानी भाषा को व्यक्त करते हैं, उसका साझा स्वरूप, उसको कमज़ोर करने वाले जो हर एक कदम है उस पर निर्भर करे। और ये जो भाषाई समूह हैं, अलग अलग भाषा समूह, उनके बीच एक डर व्याप्त कर देगा कि किस तरह से इनकी जड़ खत्म की जा रही है। As the discussion became acrimonious, many members appealed for a spirit of accommodation. जैसे जैसे चर्चा तीखी होती गई, बहुत सारे सदस्यों ने परस्पर समायोजन और सम्मान की भावना का आह्वान किया। बंबई के एक सदस्य श्री शंकर राव देव ने कहा कि कांग्रेसी और महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। बंबई के एक सदस्य थे श्री शंकर राव, ठीक है, उन्होंने कहा कि कांग्रेसी और महात्मा गांधी ये दोनों का मैं अनुयायी हूँ, इसलिए मैंने तो हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। परंतु ये वह चेतावनी देते हुए कहा, क्या चेतावनी दिया बेटा? If you want my wholehearted support for Hindi, you must not do now anything which may raise my suspicion and which will strengthen my fear. वो कहते हैं अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई जो है कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी आशंकाओं को बल मिले। ये जो बात है श्री शंकर राव देव ने कही। वहीं अगर बात करें कि मद्रास के जो टी ए रामलिंगम चेट्टियार थे, T.A. Ramlingam Chettiar from Madras emphasized that whatever was done
हैड टू बी डन विद कॉशन। उन्होंने कहा, मद्रास के जो टी ए रामलिंगम चेट्टियार ने कहा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी किया जाए एहतियात के साथ किया जाए। ठीक है, यदि आक्रामक होकर काम करेंगे तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। उन्होंने इस तरह की बातें अपनी तरह से रखी। चाहे लोगों में भय निराधार ही क्यों ना हो, उनको शांत किया जाना चाहिए। भाई हो सकता है कि दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर के जो भय हो उसका कोई आधार नहीं है ना, बिना सिर पैर का डर हो, तो तब भी उनको शांत किया जाना चाहिए। लोगों में गहरी कड़वाहट रह जाएगी अगर हमने उनको शांत नहीं किया, तो हिंदी के प्रति सम्मान भी नहीं होगा, हिंदी का प्रचार भी नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं हिंदी के साथ लोगों में कड़वाहट बन जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम साथ रहना चाहते हैं और एक एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए। When we want to live together and form a united nation, he said, there should be mutual adjustment and no question of forcing things on people. तो परस्पर समायोजन भी होना चाहिए और लोगों पर किसी प्रकार की चीज़ें थोपने के सवाल भी नहीं उठाना चाहिए, ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से भाषा को लेकर के जो डर था जी दुर्गाबाई का, ठीक है, टी ए रामलिंगम की अगर मैं बात करूं तो श्री शंकरराव देव जी की बात करूं तो इस तरह से हिंदुस्तानी को कुछ लोगों ने एज अ नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था, और कुछ लोग हिंदी को ज़बरदस्ती कह लीजिए या हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए लगे हुए थे। तो इस तरह की जो संविधान निर्माण के तहत बहस जो थी वो चल रही थी। बच्चों, आप लोगों ने इस फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स थे उसको आप समझ लिया है। इसके अलावा जो पेज नंबर 428, 429 में कुछ कंटेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की, तो उसकी एक सीरीज़ उसमें दे रखी है जिसे आप उसको बुक के माध्यम से रीड कर सकते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं इसमें फंडामेंटल राइट्स की, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल नंबर 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में लिखा गया 29 and 30 आर्टिकल्स में, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14, 16, 17। तो इस तरह से कुछ उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उसको दर्शाया गया है, बतलाया गया है। जो वैसे इम्पॉर्टेंट अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें सेकुलरिज्म जो है बेटा, धर्मनिरपेक्षता का बल, उस पर समझाने की कोशिश की गई है, और ये आपने सब छोटी क्लासेस में इसको पढ़ भी लिया है। तो बच्चों, इस तरह से आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, साथ ही साथ हमारा सिलेबस भी आज यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पूरे चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।